नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन की सुर्खियां हमें आज के भारत के बारे में क्या कुछ बता सकती हैं? आज हम यही करने जा रहे हैं। पलायन से लेकर अंतरिक्ष तक कुछ बिल्कुल अलग अलग कहानियों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो सच में चौंकाने वाला है। 4 करोड़। जी हाँ, 4 करोड़। ये उन मजदूरों की संख्या है जो सिर्फ 2020 के लॉकडाउन में अपने घरों को लौटे थे। सोचिए, बस इस एक आंकड़े ने ही दुनिया के सामने ये रख दिया कि भारत के अंदर का पलायन असल में कितना बड़ा है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ लोगों की आवाजाही तक ही नहीं रुकती। भारत एक ही समय में कई बिल्कुल अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहा है। मतलब एक तरफ तो करोड़ों लोगों के विस्थापन जैसी एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती है, और दूसरी तरफ केरल में मिले दिमाग खाने वाले अमीबा जैसे छोटे लेकिन उतने ही जानलेवा खतरे भी हैं। तो इन सारी कहानियों के बीच एक सवाल है जो सबसे अहम है, और यही सवाल हमारी आज की पड़ताल को आगे लेकर जाएगा। सवाल यह है कि आखिर क्यों भारत का युवा अपने घरों को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसी महापलायन की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, जब हम पलायन के कारणों को देखते हैं ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है, खासकर जब हम पुरुषों और महिलाओं के बीच का फर्क देखते हैं। सोचिए, करीब 87% महिलाएं शादी की वजह से अपना घर छोड़ती हैं। वहीं पुरुषों के लिए सबसे बड़ा कारण है काम। ये बात साफ साफ दिखाती है कि हमारे सामाजिक रीति रिवाज आज भी कितना ज्यादा तय कर रहे हैं कि कौन, क्यों और कहाँ जाएगा। और ये जो पलायन है ना, ये अक्सर सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि एक मजबूरी की कहानी है। एक तरफ गांव की सच्चाई है जो लोगों को बाहर की तरफ धकेल रही है, नौकरियों की कमी, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, कम कमाई। और दूसरी तरफ शहरों का वो वादा है जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा है, ज्यादा पैसे कमाने का मौका, जिंदगी में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर। और जानते हैं, इस पलायन का असर दोनों तरफ पड़ रहा है। शहर तो बेहिसाब भीड़ से जूझ ही रहे हैं, और वहां आने वाले 88% प्रवासी मजदूरों के पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। और दूसरी तरफ गांव हैं जो धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। वो अपनी सबसे युवा, सबसे ताकतवर पीढ़ी को खो रहे हैं, जिसका असर खेती बाड़ी से लेकर पूरी लोकल इकोनॉमी पर पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। खैर, इसका जवाब शायद उन राष्ट्रीय पहलों में छिपा है जिनका मकसद ही यही है कि लोगों को उनके घर के पास ही अवसर दिए जाएं। इसका एक बड़ा उदाहरण है उड़ान योजना। जरा सोचिए, इस योजना के तहत सिर्फ एक दशक में भारत का एयरपोर्ट नेटवर्क दोगुने से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। 2014 में जहां 74 एयरपोर्ट थे, वो आज बढ़कर 150 से भी ज्यादा हो गए हैं। ये असल में विकास को बड़े शहरों से बाहर छोटे शहरों तक ले जाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। लेकिन इसका असली मकसद सिर्फ नए एयरपोर्ट बनाना नहीं है, बल्कि हवाई यात्रा को आम इंसान की पहुंच में लाना है। सब्सिडी और चार्जेस में छूट के जरिए ये योजना छोटे शहरों को देश के बड़े आर्थिक केंद्रों से जोड़ रही है, और उम्मीद यही है कि इससे नौकरियां और अवसर वहीं पैदा होंगे जहां लोगों के घर हैं। और ये कोशिश सिर्फ हवाई यात्रा तक ही नहीं है। देखिए, मनरेगा जैसी योजनाएं मुश्किल वक्त में रोजी रोटी की गारंटी देती हैं, तो वहीं कौशल विकास योजना युवाओं को नई स्किल्स सिखा रही है ताकि उन्हें अपने ही इलाके में अच्छी नौकरियां मिले। तो रणनीति एकदम साफ है, पलायन को मजबूरी से निकालकर एक विकल्प बनाना। अच्छा, लोकल लेवल पर अवसर बनाने का एक और बेहतरीन तरीका है टूरिज्म। और इसी दिशा में भारत के 18 समुद्री तटों को अब दुनिया का प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ये दिखाता है कि कैसे हम अपने लोकल नेचुरल रिसोर्सेज को संवार कर रोजगार के नए रास्ते बना सकते हैं। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ उसकी सीमाओं के अंदर तक ही सीमित नहीं है। जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था और महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे दुनिया के मंच पर उसकी भूमिका भी बड़ी हो रही है और बदल रही है। और इस भूमिका का जो आधार है, वो एक बहुत ही प्राचीन भारतीय दर्शन है, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है सारी दुनिया एक परिवार है। और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि ये भारत की विदेश नीति, खासकर उसके शांति अभियानों की बुनियाद है। और ये सिर्फ खाली बातें नहीं हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में अब तक 3 लाख से ज्यादा सैनिक भेजे हैं। ये आंकड़ा खुद बताता है कि दशकों से ये प्रतिबद्धता कितनी मजबूत रही है। और भारत का तरीका भी अलग है। वो एक तरफा कार्रवाई का नहीं,
बल्कि साझेदारी का है। ये 4C मॉडल यानी कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग इसी सोच को दिखाता है। मकसद सिर्फ शांति थोपना नहीं है, बल्कि वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलके एक टिकाऊ शांति की नींव रखना है। वैश्विक मंच पर ये साझेदारी सिर्फ शांति अभियानों तक ही नहीं है, ये व्यापार में भी नजर आती है। AEO यानी ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम इसी का एक बढ़िया उदाहरण है। इसे आप भरोसेमंद भारतीय व्यापारियों के लिए एक तरह का ग्लोबल पास समझ सकते हैं, जिससे दुनिया भर के बाजारों में उनके लिए कस्टम की प्रक्रिया बहुत तेज और आसान हो जाती है। लेकिन जानते हैं, व्यापार और आवाजाही के ये जो आज के मॉडर्न नेटवर्क हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इनकी जड़ें भारत की बहुत गहरी और प्राचीन विरासत में हैं। और इस विरासत का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे कारवान सराय। ये क्या थे? इन्हें आप पुराने जमाने के हाईवे पर बने होटल और सेफ्टी पॉइंट्स की तरह समझ सकते हैं। ऐसी जगह जहां व्यापारी और यात्री अपना सामान लेकर सुरक्षित तरीके से आराम कर सकते थे। इन्हीं की वजह से हजारों साल पहले लंबा सफर और व्यापार मुमकिन होता था। और हाल ही में गुजरात में हुई एक खोज ने ये दिखाया है कि ये इतिहास कितना पुराना है। वहाँ जो सबसे पुराना कैरावन सराय मिला है, उसने दक्षिण एशिया में संगठित व्यापार के इतिहास को 2000 साल और पीछे धकेल दिया है। ये कमाल की बात है। ये दिखाता है कि आज के AEO जैसे प्रोग्राम असल में हजारों साल पुरानी सोच का ही एक नया रूप है। तो हमने ज़मीन पर इंसानों के सफ़र की बात की, समय में पीछे जाकर व्यापार के सफ़र को देखा, पर चलिए अब एक सबसे लंबे सफ़र पर नज़र डालते हैं। वो सफ़र जो हमारे ब्रह्मांडीय मेहमानों ने तय किया है। हाल ही में भारत के आसमान से 2 बहुत ही दुर्लभ मेहमान गुजरे। एक था धूमकेतु स्वान, जो अब अगले 20,000 सालों तक हमें दोबारा दिखाई नहीं देगा, और दूसरा था उससे भी ज्यादा चमकीला धूमकेतु लेमन, एक ऐसी खगोलीय घटना जो हजारों साल में बस एक बार होती है। लेकिन ये सिर्फ रात के आसमान में दिखने वाले खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं। असल में ये हमारे सौर मंडल के जन्म के टाइम कैप्सूल हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद ऐसे ही धूमकेतु अरबों साल पहले हमारी धरती पर वो पानी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेकर आए थे जिनसे यहाँ जिंदगी की शुरुआत हुई। तो एक प्रवासी मजदूर के सफर से लेकर एक धूमकेतु के सफर तक आज हमने भारत की कई कहानियों को एक साथ देखा, और ये सभी धागे आखिर में एक बड़े सवाल पर आकर मिलते हैं। क्या भारत एक ऐसा भविष्य बना सकता है जहाँ हर सफर, चाहे वो एक गांव से शहर की तरफ हो या दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक, एक मजबूरी नहीं बल्कि एक मर्जी का फैसला हो?